हम पढ़ रहे थे हमारा टॉपिक कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हमने कहा दो तरह की टेक्निक्स पे हमें काम करना था। सबसे फर्स्ट थी ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जिसमें हमने दो सेपरेट मेथड पढ़े। कौन कौन से मेथड पढ़े हमने? दो अलग अलग। पहला मेथड हमने पढ़ा पे बैक पीरियड मेथड, और दूसरा मेथड हमने दूसरा मेथड हमने पढ़ा। ऑडियो आ रहा है ना सभी को? ऑडियो सभी को क्लियर है ना? यस। तो दूसरा मेथड हमने पढ़ा, आपका पहला मेथड था पे बैक पीरियड, दूसरा मेथड था एआरआर मेथड। फिर हमने कहा कि साहब डिस्काउंटेड, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ध्यान रखा जाए, तो वहां पे हमने पहला मेथड पढ़ा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, जो कि प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को काम में लेता है। दूसरा मेथड हमने पढ़ा नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू। कल हमने एक क्वेश्चन किया था पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का क्वेश्चन करने के बाद हमने उसी क्वेश्चन का आंसर एनपीवी से भी निकाल के देखा था एनपीवी पॉजिटिव। क्लियर? चलिए, एक इसी में थर्ड मेथड वो हम इसीलिए साथ में देख रहे हैं क्योंकि वो एनपीवी का ही एक्सटेंशन है, वो एनपीवी का ही फर्दर एक्सटेंशन है, तो उसका आंसर एनपीवी से ही निकलता है। इसलिए उस मेथड को भी हम साथ में ही पढ़ के चलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन एनपीवी का होता है सेम टू सेम क्वेश्चन उस पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मेथड नंबर थ्री कौन सा है? मेथड नंबर 3 होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब पीआई मेथड। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब पीआई मेथड। तो पीआई मेथड आपको क्या कहता है? पीआई मेथड in this method project with higher PI will be selected। जिसका PI हायर होता है, PI must be more than 1। PI 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर PI 1 से कम है तो आप कभी सिलेक्ट नहीं करोगे। तो PI 1 से ज्यादा तो होना ही चाहिए। तो अगर किसी प्रोजेक्ट का PI 1 से ज्यादा है तो आप उसे सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर दो प्रोजेक्ट है तो उन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो जिसका PI हायर होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सर PI कैसे निकलता है? PI निकाला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कल हमने लिखा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मतलब जितना पैसा आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
आपको याद है, देखो ये दोनों चीजें कल हमने काम में ली थी। एनपीवी क्या होता था? एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो ये आ जाता था एनपीवी। अब आपने क्या किया, फॉर्मूले को लिख दिया डिवाइड में, फॉर्मूले को लिख दिया डिवाइड में, तो ये क्या हो गया, इसे आपने नाम दे दिया पीआई। मतलब क्या ये दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को पूछने के लिए उससे अलग अलग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, या वो एक ही क्वेश्चन में दोनों बात पूछ लेगा? बेटा वो एक क्वेश्चन में भी आपसे दोनों चीजें पूछ सकता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसे अलग से कोई डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने इस मेथड को भी साथ में देखा है। चलिए मुझे एक बात बताइए, कल जो आपने क्वेश्चन किया था, एक एग्जांपल हमने किया था डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का, उसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? टोटल प्रेजेंट वैल्यू कल एक एग्जांपल किया था, उसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू 4 सालों की प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी हमने। $71,980 और उसका कैश आउटफ्लो कितना था? 50,000। कैश आउटफ्लो कितना था? 50,000। तो ये आपका पीआई का आंसर आ जाएगा, ये आपका पीआई का आंसर आ जाएगा। पीआई इज इक्वल्स टू, मतलब देखो अगर कॉन्सेप्चुअली समझे तो इन तीनों क्वेश्चन की वर्किंग एक जैसी होगी, चाहे आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालना हो, चाहे आपको एनपीवी निकालनी हो, चाहे आपको पीआई निकालना हो, तीनों में बेसिक कैलकुलेशन एकदम सेम है। तीनों क्वेश्चन की बेसिक कैलकुलेशन सेम है। सबसे पहले ईयर लिखो, ईयर के बाद में कैश इनफ्लो लिखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखो और प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो वो वाली जो टेबल कल हमने बनाई वो तीनों क्वेश्चन के लिए सेम ही बनेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे जाके फाइनल आंसर निकालने का फॉर्मूला है, फाइनल आंसर फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। समझ गए? तो मुझे एक बात बताओ, क्या इंपॉर्टेंट चीज ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है या वो टेबल बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो टेबल बनाना इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए बस ये नोट कर लिया ना सभी ने? ये नोट कर लिया ना? बस इतना ही नोट करना है, इतना नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिए। एक कंपनी हैज जस्ट इंस्टॉल्ड ए मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे टिपिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना? एक कंपनी हैड जस्ट इंस्टॉल्ड ए मशीन मॉडल ए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एट ए कैपिटल कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। कैपिटल कॉस्ट कितनी है? कैपिटल कॉस्ट का मतलब क्या है? मशीन को खरीदते वक्त कितना खर्चा होने वाला है? तो मशीन को खरीदने में 1 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है, ठीक है साहब। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, उस मशीन को हर साल चलाने का खर्चा कितना आने वाला है? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट ₹50,000। उस मशीन को हर साल चलाने का खर्चा आने वाला है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। मैंने आपको कहा था एआरआर के अलावा डेप्रिसिएशन कहीं नहीं आएगा, हर जगह से हटा देना है, ठीक है?
and these costs are estimated on the basis of annual volume of 1 lakh unit of production। और ये जो कॉस्ट हमने निकाली है ये कितनी यूनिट के हिसाब से निकाली है? 1 लाख यूनिट के हिसाब से। द फिक्स कॉस्ट एट दिस वॉल्यूम ऑफ 1 lakh unit of output will amount to rupees 4 lakh per annum। फिक्स कॉस्ट कितनी आती है? 4 लाख रुपए की। सेलिंग प्राइस कितना है? द सेलिंग प्राइस इज ₹5 पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस। ठीक है साहब। मशीन हैज ए 5 years लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू। मशीन की लाइफ कितनी है? मशीन की लाइफ 5 साल है और कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, स्क्रैप वैल्यू नहीं है। आगे कहता है द कंपनी हैज नाउ केम अक्रॉस अनदर मशीन। अब कंपनी के पास एक दूसरी मशीन का ऑप्शन और आ गया, उसे वो क्या कहते हैं? कॉल्ड सुपर मॉडल विच इज केपेबल ऑफ गिविंग द सेम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एट एन एस्टिमेटेड एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 30,000। अब वो जो दूसरी वाली मशीन है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आती है पूरे साल की? 1 लाख यूनिट बनाने की 30,000 रुपीज। ठीक है साहब। एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें भी इंक्लूड नहीं है। फिक्स कॉस्ट विल हाउएवर रिमेन द सेम। फिक्स कॉस्ट वहां पे भी 4 लाख रुपए लगती है। दिस मशीन ऑल्सो हैव ए 5 years लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू, और उसकी भी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, 5 साल की लाइफ है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1,50,000। उस मशीन की कॉस्ट कितनी है? उस मशीन की कॉस्ट है 1,50,000 रुपए। द कंपनी हैज एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ मशीन ए विच इज जस्ट इंस्टॉल्ड एट ₹50,000। अब कंपनी के पास एक ऑफर है कि जो उसकी एग्जिस्टिंग मशीन जो उसने अभी अभी इंस्टॉल की है वो चाहे तो उस मशीन को बेच सकते हैं। कितने रुपए में बेच सकते हैं? 50,000 रुपए में। लेकिन द कॉस्ट ऑफ रिमूवल, उसे हटाने की कॉस्ट कितनी लग जाएगी? 10,000 रुपए। मतलब अगर आप पुरानी मशीन जो आपने अभी अभी लगाई है वो भी नहीं है लेकिन आप उसको इंस्टॉल कर चुके हो, अब अगर आप उसे हटाओगे तो हटाने पे 10,000 रुपए खर्च होंगे और हटाने के बाद जो नई लगा मतलब वो बिकेगी 50,000 में बिकेगी। मतलब 50,000 रुपए मिलेंगे और 10,000 तो खर्च ही हो जाएंगे। तो पुरानी मशीन जिसको आपने अभी अभी इंस्टॉल की है उसको भी मैं पुरानी बोल रहा हूं क्योंकि उससे भी नहीं आ चुकी है, 40,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है साहब। ये दो बातें पहले 2 पैराग्राफ में हमने की है। फिर बोलता है इन द व्यू ऑफ लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब भाई नई मशीन लगाने का रीजन क्या हो सकता है अब हमारे पास कि भाई उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है। द कंपनी इज डिजायरस ऑफ डिसमेंटलिंग ऑफ मशीन मॉडल ए एंड इंस्टॉलिंग द सुपर मॉडल मशीन। वो कहता है कि मॉडल ए को हटाओ और सुपर मॉडल लगाओ। assume that model A has not yet started commercial production and that the time lag in the removal thereof and the installation of machine is not material। मतलब पुरानी मशीन से भी अभी कोई प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसकी जगह नई से स्टार्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम खराब नहीं होगा आपका। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 14%। बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको कहा था कि या तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ मिलेगा या आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा या आपको आईआरआर मिला हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका मतलब भी क्या है? ये इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है। किस रेट की बात कर रहा है? इंटरेस्ट रेट की। कितना है? 14%। एंड द पीवी फैक्टर ऑफ 5 years। अब आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसने आपको फैक्टर खुद ने ही निकाल के दे रखे हैं। 0.877, 0.769, 0.675, 0.572 एंड 0.519। ठीक है साहब। अब आपसे पूछा क्या है? स्टेट वेदर द कंपनी शुड रिप्लेस मॉडल ए मशीन बाय इंस्टॉलिंग द सुपर मॉडल मशीन। विल देयर बी एनी चेंज योर डिसीजन?
if model A machine has not been installed and the company is in the process of considering of selection of either the two model of machine, present suitable answer. तो पहला तो आंसर ये है कि क्या कंपनी को पुरानी मशीन, क्या कंपनी को वो ये चाहती है कि हम सुपर ए तो लगा चुके हैं, ए मशीन तो लगा चुके हैं, अब उनका डिसीजन क्या है, क्या उन्हें ए को हटा के और नई मशीन लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? क्लियर? स्टार्ट करें। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए वो पुरानी मशीन तो लगा चुके हैं, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 मुझे क्या कहता है? सबसे पहले मेरा काम है कि कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो। अगर वो पुरानी मशीन को, इंक्रीमेंटल क्यों बोल रहा हूं? कि जो अब और लगेगा, वो मशीन को हटाते हैं और सुपर एक्स लगाते हैं, वो सुपर मॉडल मशीन लगाते हैं। तो मैं कहता हूं साहब, कॉस्ट ऑफ सुपर मॉडल मशीन की कॉस्ट कितनी है? सुपर मॉडल मशीन की कॉस्ट कितनी है? सुपर मॉडल मशीन की कॉस्ट कितनी है? क्योंकि सबसे पहला उन्होंने यही पूछा है हमको कि क्या आप सुपर मॉडल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो सुपर मॉडल मशीन की कॉस्ट है 1,50,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए, क्या आप सुपर मॉडल मशीन खरीदेंगे तो 1,50,000 लगेंगे, लेकिन अगर सुपर मॉडल खरीदेंगे तो क्या पुरानी वाली को बेच देंगे क्या? अगर सुपर मॉडल लगाएंगे तो पुरानी वाली को बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? एफएम का मतलब है डिसीजन लेना है, डिसीजन मैनेजमेंट करना है। भाई नहीं लगाओगे तो सेल कर देंगे, तो माइनस कर दो सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। अब ओल्ड मशीन की सेल वैल्यू है 50,000, लेकिन 50,000 रुपए तब मिलेंगे जब आप 10,000 रुपए खर्च करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं नेट सेल वैल्यू, क्योंकि 50,000 आएंगे तो उससे पहले आपके 10,000 रुपए खर्च भी हो जाएंगे। तो ये हो गया 40,000। तो ये हो गया नेट कैश आउटफ्लो। मतलब नई मशीन लगाने के लिए आपके जेब से कितने रुपए जाएंगे? $1,10,000। ये तो हमने निकाल लिया। अब एक बात बताओ, क्या पुरानी मशीन आज काम कर सकती है या नहीं कर सकती? जो आपने अभी अभी मशीन लगाई है, जो आपने मॉडल ए लगाया है,
क्या वो बहुत पहले का लगा हुआ है, अभी अभी लगा है? वो तो अभी अभी लगा है। क्या आप उससे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। उससे भी कितनी यूनिट बनाओगे? 1 लाख। सुपर एक्स से भी कितनी यूनिट बनाओगे? 1 लाख। तो फिर फायदा क्या होने वाला है? बोले सुपर एक्स हम केवल इसलिए बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, क्योंकि सुपर एक्स से हमारी कॉस्ट थोड़ी कम आती है। अब कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कितना प्रॉफिट ज्यादा होगा? तो सेकंड स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो चलिए साहब, हमारी पहली मशीन तो है मॉडल ए, दूसरी मशीन है सुपर मॉडल, दूसरी मशीन है सुपर मॉडल। डन। सेल्स, सेल्स 1 लाख यूनिट की सेल होगी 5 रुपए के हिसाब से। यहां भी 1 लाख यूनिट की सेल होगी 5 रुपए के हिसाब से। तो ये सेल हुई 5 लाख रुपए, ये सेल भी हुई 5 लाख रुपए। तो सेल्स दोनों में सेम है, सेल्स दोनों में सेम है। माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 50,000, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है 30,000, माइनस फिक्स कॉस्ट, इसकी फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, इसकी फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। तो ये आ गया प्रॉफिट 50,000 और ये प्रॉफिट आ गया 70,000। तो अगर हम देखें तो नई मशीन लगाने की वजह से, ये 1,10,000 रुपए लगाने की वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा हर साल? ये 1,10,000 रुपए लगाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा हर साल? 20,000। चलिए साहब, तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना है? 20,000 पर एनम, पर एनम। तो वैसे तो हमें यहां से देखते ही समझ में आ जाता है, देखो वैसे तो क्वेश्चन आपको यहीं से समझ में आ जाता है कि 5 साल तक पूरे 20,000 भी आ जाते हैं तो भी 1 लाख ही एक्स्ट्रा आएंगे, और आपके जा कितने रहे हैं? 1,10,000। तो इसका मतलब सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम एनपीवी निकालेंगे, फिर भी हम क्या निकालेंगे? एनपीवी निकालेंगे। यहां तक नोट करें, यहां तक नोट करें फटाफट से। एकता डन। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब देखो, पहले कॉपी मत करना, पहले कॉपी मत करना, केवल समझ लेना। ईयर
1 2 3 4 5 कैश इनफ्लो 20,000 20,000 20,000। मुझे कोई बात समझानी है इसलिए मना कर रहा हूं, कॉपी मत करना। पीवी फैक्टर @14%, मुझे क्वेश्चन में ही दे रखे थे 0.877 0.877 0.769 0.675 0.592 और 0.519। अब एक बात बताओ, मैं इन सबको मल्टीप्लाइड करूं और फिर जो वैल्यू आए उसका टोटल लगाऊं, क्या मैं एक काम और नहीं कर सकता? मैं इन सबका टोटल लगा के 20,000 से उस टोटल को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी सेम आंसर आएगा। $20,000 multiplied by 877, 20,000 multiplied by 769, 20,000 multiplied by 679, 20,000। तो अगर कभी आपको सेम अमाउंट दिया हुआ हो सेम, तो आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप क्यूमुलेटिव फैक्टर ले लेंगे, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फैक्टर। तो हम कहते हैं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव फैक्टर, पांचों साल के फैक्टर को जोड़ दो, पांचों साल के फैक्टर को जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, पांचों साल का फैक्टर का टोटल करके बताना। मैं लिख देता हूं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय क्यूमुलेटिव फैक्टर, तो ये कितना हो गया? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.433, 3.433, 432 एक ही बात है, ठीक है ना। हाँ, ये लो 432 निकाल लो कितनी वैल्यू आती। $68,640, 68,640। एनपीवी निकालो कितनी आती है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो 41,360 नेगेटिव। Hence, model A should not be replaced। वो कह रहे हैं भाई जब आप A लगा चुके हो ना, तो अब A को हटा के B को लगाने जितना फायदा नहीं हो रहा। इतना फायदा नहीं है कि A को हटाओ और B लगाओ, इतना ज्यादा फायदा आपको नहीं हो रहा कि आप A हटाओ और B लगाओ। अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको 41,360 रुपीज का नुकसान होगा, नुकसान। क्लियर? हाँ भाई, यहां तक सभी को क्लियर है? ये पहला आंसर है इसका, ये पहला आंसर है क्वेश्चन का।
कनिका, यस सर। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछिए, इसी क्वेश्चन में एक बात और पूछिए कि अगर 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 ये मशीन अभी तक इंस्टॉल ही नहीं की होती, मतलब आप मॉडल ए को इंस्टॉल करने से पहले आपके पास दो ऑप्शन होते। अभी तक मॉडल ए लगाया नहीं है, या तो मॉडल ए लगाओ या फिर सुपर मॉडल लगाओ, तो आप कौन सा लगाते? मॉडल ए लगाते या सुपर मॉडल लगाते? तो हम देख लेते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब दोनों प्रोजेक्ट की एनपीवी निकालनी पड़ेगी। मॉडल ए की एनपीवी क्या है और सुपर मॉडल की एनपीवी क्या है? जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी, जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए, ये यहां तक नोट कर लिया, यहां तक नोट हो गया। ये कहता है इफ मॉडल ए इज नॉट यट इंस्टॉल्ड, अगर मॉडल ए इंस्टॉल अभी तक नहीं किया होता तो हम क्या करते? तो हम पहले कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ मॉडल ए, मॉडल ए की क्या निकालते हैं? मॉडल ए की एनपीवी निकालते हैं। क्या निकालते हैं साहब? मॉडल ए की एनपीवी निकालते हैं, मॉडल ए की एनपीवी निकालते हैं। अब मॉडल ए की एनपीवी में क्या है, मॉडल ए की एनपीवी में है क्या? तो चलिए देखते हैं मॉडल ए की एनपीवी में बेसिकली है क्या। तो कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो बताओ भैया, आउटफ्लो कितना है? मॉडल ए मशीन लगाने से कितना फायदा होगा? सॉरी, कितने रुपए जाएंगे मॉडल ए लगाने के लिए, कितने रुपए जाएंगे? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज जो पैसा लग रहा है वो तो प्रेजेंट वैल्यू ही है, 1,00,000 रुपए। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इनफ्लो। एक बात बताओ, मॉडल ए लगा के अब दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है। मॉडल ए से आप हर साल कितना पैसा कमाते हो? मॉडल ए से हर साल कितने रुपए कमाओगे प्रॉफिट? 50,000। तो 50,000, अब हर साल सेम अमाउंट है, हर साल सेम अमाउंट है, तो क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 3.432। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि 500 साल का लिखो, क्यों जरूरत है? आपको पता है 500 साल में सेम ही है। क्यूमुलेटिव फैक्टर 14% का, चाहे एक बार करो चाहे 5 बार कैलकुलेट करो, आप वही आएगा हमेशा। तो कितनी वैल्यू आएगी? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 171,600, 1,71,600। एनपीवी 171,600 माइनस 1,00,000, तो एनपीवी कितनी आ गई? 71,600। एनपीवी कितनी हो गई? एनपीवी हो गया 71,600। ओके, इसी तरह सुपर मॉडल को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ सुपर मॉडल।
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इस बार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितनी होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, क्योंकि इस बार पुरानी मशीन को बेचने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। इस बार पुरानी मशीन आपके पास बेचने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो कितना पैसा लगेगा? 1,50,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इससे कितना प्रॉफिट कमाते हो? इससे कमाते हो 70,000। 3.432, 3.432, 2,40,240 एनपीवी। तो कौन सी मशीन लगानी चाहिए? हैंस सुपर मॉडल इज selected due to higher एनपीवी। तो देखो मेरा जवाब क्या हो गया? मेरा जवाब हो गया कि अगर आप मॉडल ए लगा चुके हैं तो उसे हटा के दोबारा सुपर मॉडल लगाना फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने मॉडल ए नहीं लगाया और आप दोनों में से किसी एक को लगाने का सोच रहे हैं तो फिर सुपर मॉडल लगाना बेटर है, क्योंकि मॉडल ए से कमाएंगे आप 71,600 और सुपर मॉडल से कमाएंगे 90,240। क्लियर? हमने दोनों आंसर दे दिए। हाँ जी, सभी को क्लियर है पूरा क्वेश्चन? कोई भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर पूछ लीजिए। हाँ जी, क्लियर है? कनिका, यस सर। प्रियांशी, यस सर। एकता, नो डाउट। ओके, तो देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर कोई काम करने के लिए पैसा जाने वाला है और बदले में कोई पैसा आ जाता है तो हम नेट वैल्यू ले लेते हैं। जैसे पहले से हमने एक मशीन लगा रखी है, हमें पता है दूसरी लगाएंगे तो उसे हटा के बेच देंगे, तो उससे जो पैसा आया वो हमने माइनस कर दिया, तो हमने आउटफ्लो कितना लिया? 1,10,000। दूसरे वाले केस में हमने आउटफ्लो कितना लिया? 1,50,000। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई पैसा आने वाला नहीं था। क्लियर है? ओके सर। तो ये हमारे 3 मेथड की बात हुई है। अगर इसमें पीआई निकालना चाहो तो पीआई निकाल सकते। पीआई कुछ भी नहीं है, ये निकल गया तो आगे अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि पीआई निकालना है तो आप पीआई निकाल लीजिए। सर इसका मतलब पीआई मेथड कहीं काम में आता है या नहीं आता? बेटा आता है काम।
सर फिर कहां आएगा? फिर तो डिसीजन तो एनपीवी से ही ले लेना चाहिए, डिसीजन तो एनपीवी से ही ले लेना चाहिए। फिर पीआई मेथड कहां काम आएगा? फिर पीआई मेथड कहां काम आएगा? आएगा बेटा, थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा पीआई मेथड कहां काम आएगा। अच्छा, किसी के एक क्वेश्चन माइंड में नहीं आया क्या कनिका? सर इसमें तो 1 लाख रुपए लगाते हैं और 71,600 कमाते हैं, इसमें 1,50,000 लगा के 90,240 कमाते हैं, इसमें तो 1 लाख लगा के 71,600, सर इसमें 1,50,000 लगा के 90,240। सर फिर तो ये कर लेना चाहिए ना, इसका परसेंटेज ज्यादा है। यस या नो? मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? राइट और रॉन्ग, यस या नो में आंसर देना, राइट और रॉन्ग। मतलब मुझे ए करना चाहिए, बी नहीं करना चाहिए? हाँ जी, जवाब दो। मैंने एक क्वेश्चन किया है, मैंने एक क्वेश्चन किया है कि यहां पे मेरे 1 लाख रुपए लगते हैं और यहां पे 71,600 का फायदा होता है, यहां पे 1,50,000 रुपए लगते हैं और 90,000 का फायदा होता है। तो अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये ज्यादा होता है, तो क्या मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए था? यस या नो? कनिका यस सर। और कौन कौन कहता है कि ये वाला करना बेटर है? सुहानी यस सर। चलिए ये तो हो गया। मैं आपको एक नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूं इसी का, आपका आपका ही जवाब देता हूं। बेटा अगर आप लोग बीकॉम करते, अगर आप लोग बीकॉम करते तो आपको 3 साल लगते, और मान लीजिए आपकी बीकॉम की टोटल फीस होती 20,000, तो तीनों सालों की 30,000 मान लीजिए, तो फिर आपको जो पर मंथ जॉब मिलती, मान लीजिए वो जॉब मिल जाती 30,000 की। बीकॉम करने के बाद आपको जो पर मंथ की जॉब मिलती, वो जॉब मिलती 30,000। ठीक है, आपने कहा नहीं नहीं हम सीएमए करेंगे, सीएमए करेंगे, सीएमए में भी आपको 3 साल लगने वाले हैं, मान लीजिए 2.5 नहीं 3 मान लीजिए, यहां पे आपका अमाउंट लगता है 2 लाख रुपए, और फिर आपको जो पर मंथ की सैलरी मिलेगी वो 1 लाख रुपए मिलेगी, मान लीजिए 1 लाख, ज्यादा ही है मान लीजिए। तो मैंने कहा कि साहब यहां 30,000 खर्च करके 30,000 मिल रहे हैं, और यहां 2 लाख खर्च करके 1 लाख मिल रहे हैं, तो आपने ये वाला क्यों नहीं किया, ये क्यों किया? क्योंकि दोनों में से एक ही कर सकते थे। मान लो मैं कहता हूं दोनों में से एक ही कर सकते थे, ऑप्शन ये है कि या तो आप ये करो या आप ये करो, तो आप कौन सा करोगे? आप ये करोगे ना जिसमें आप ज्यादा कमा रहे हो। अब इसमें ज्यादा लग रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैं कहता हूं आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, अब दोनों में से एक ऑप्शन है, एक ही काम करना है, तो आप कहोगे चाहे 30,000 लगा के 30,000 कमाऊं, उससे अच्छा है ना 2 लाख लगा के 1 लाख कमाऊं। भाई मेरे पास जो भी पैसा पड़ा है, अब मैं कहता हूं कि मेरे पास दोनों ऑप्शन है जो उसमें हो सकते हैं, उस पैसे में जो काम किया जा सकता है।
अब एक तो ऑप्शन है कि 30,000 इन्वेस्ट करो 30,000 कमा लो, एक है 2 लाख इन्वेस्ट करके 1 लाख कमा लो। आपके पास पैसा पड़ा है दोनों के लिए, लेकिन आप एक ही काम कर सकते हो, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे ना जिसमें एनपीवी ज्यादा आता हो। समझ गए? इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको परसेंटेज पे नहीं जाना है, आपको परसेंटेज पे नहीं जाना है। जहां भी आपको 2 में से एक काम करना हो ना, या 3 में से एक काम करना हो, या 5 में से एक काम करना हो, कभी भी जब आपको केवल एक काम करना हो तो आप हमेशा वो वाला ऑप्शन लेंगे जिसमें आपके पास अमाउंट ज्यादा आता हो। अरे परसेंटेज क्या काम आया? मैं कहता हूं साहब कहीं पे 2,000 रुपए लगा के 5,000 मिल रहे हैं। अब आप कहोगे नहीं नहीं मैं तो ये दोनों वाले नहीं करूंगा, मैं तो ये वाला करूंगा। अरे तो भाई यहां पे तेरे पास मिला क्या? मिले तो 5,000, कितने कमाए? 3,000। परसेंटेज तूने चाहे 3 गुना पैसा कर लिया, हुआ क्या? समझ गए? इज इट ओके? चलिए, तो बस आज आप इसी को रिवाइज कीजिएगा, आज आप इसी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। कल हम, अब हमारे कॉन्सेप्ट लगभग हो चुके हैं, हमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट और करना रहेगा आईआरआर का। केवल क्वेश्चन बचेंगे, तो कल हमें केवल क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर कभी प्रॉफिट में, अगर कभी प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ होगा तो क्या डेप्रिसिएशन आपको वापस से प्लस करना है क्या? अगर आपको कभी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप डेप्रिसिएशन वापस प्लस करोगे क्या? जैसे जैसे मैंने कहा मेरी सेल है 1,00,000 रुपए, मेरी कॉस्ट है 80,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 10,000, और मेरा प्रॉफिट है 20,000। तो आप प्रॉफिट को 20,000 मानोगे या 30,000 मानोगे एनपीवी निकालने के लिए? एनपीवी निकालने के लिए प्रॉफिट 20,000 लोगे या 30,000 लोगे? 30,000, ठीक है ना? तो डेप्रिसिएशन को कभी भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है, ठीक है ना? वापस ऐड कर दोगे, अगर डेप्रिसिएशन लेस कर रखा है तो वापस ऐड कर दोगे। क्लियर? आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर सकते हो। आप आज होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, डन। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।